स्पॉटलाइट जलते ही माइक हाथ में थाम लो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी ये, इस बात को मान लो। इंटरव्यू की दुनिया में खुद को खो दो जरा, 130 साल पुराना जादू है इसमें भरा। रोज की किताब, मेडिवल राज का खजाना, पब्लिशर हैरान, 3000 से मिलियन तक का सफर आना, पेज से स्टेज तक कहानी बनी मिसाल। इंटरव्यू नहीं, एक लेगेसी का कमाल। आज का चैप्टर मुश्किल जरूर है, पर हिम्मत रखो, इस वीडियो का सफर ज्यादा लंबा नहीं है। तो यार, इंटरव्यू के इन्वेंशन को सिर्फ 130 साल हुए हैं, लेकिन आज ये जर्नलिज्म का सुपरस्टार टूल बन गया है। सोचो, हर पढ़े लिखे इंसान ने लाइफ में कभी ना कभी कोई इंटरव्यू पढ़ा जरूर होगा, और अगर सेलिब्रिटी हो तो दिया भी होगा। एक्टर्स, ऑथर्स और पॉलिटिशियंस सब ने कभी ना कभी माइक के सामने अपना दिल खोला ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबका इंटरव्यू के बारे में अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू तो सच निकालने का जरिया है, आर्ट है, प्योर क्राफ्ट है, जिसमें इंटरव्यूअर अपने सवालों से एक इंसान के अंदर के सच को सामने लाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ सेलिब्रिटीज कहते हैं इंटरव्यू तो प्राइवेसी का दुश्मन है। उन्हें लगता है जैसे कोई उनकी पर्सनल लाइफ में घुस गया हो। प्रिमिटिव कल्चर्स में तो फोटो खींचने को ही सोल चोरी कहते थे। वैसे ही कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू सोल स्नैचर है। अब सुनो कुछ फेमस एग्जाम्पल्स, जिससे समझ आएगा कि लोगों के रिएक्शंस कितने डिफरेंट होते हैं। वीएस नैपॉल, नोबेल प्राइज विनर राइटर, इनका मानना था कि इंटरव्यू से लोग जख्मी हो जाते हैं और अपना एक हिस्सा खो देते हैं, जैसे किसी ने उनके अंदर से कुछ ले लिया हो। इनके लिए इंटरव्यू एक इमोशनल अटैक जैसा था। नेक्स्ट है लेविस कैरोल, इन्हें इंटरव्यू का नाम सुन के ही जस्ट हॉरर लगता था। ये किसी को भी इंटरव्यू नहीं देते थे। ऑटोग्राफ मांगने वाले या चिट चैट करने वाले सबको प्यार से या कभी कभी थोड़ा रूडली भगा देते थे। कैरोल को लगता था लोग उन्हें लियोनाइज कर रहे हैं, मतलब बेवजह हीरो बना रहे हैं, और फिर वो हंस के अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते थे कि मैंने कैसे एक इंटरव्यूअर को चुप कर दिया। रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक के ऑथर, इनके रिएक्शन तो और ज्यादा एग्रेसिव थे। इनकी वाइफ कैरोलाइन ने अपनी डायरी में लिखा, 14 अक्टूबर 1892। दो बॉस्टन के रिपोर्टर्स ने पूरा दिन खराब कर दिया। किपलिंग ने उन्हें डांटते हुए बोला, इंटरव्यू इमोरल है, ये एक क्राइम है, जैसे असॉल्ट, कॉवर्डली और वाइल्ड। किपलिंग का मानना था कि कोई रिस्पेक्टेबल आदमी ना इंटरव्यू मांगेगा और ना ही देगा। लेकिन फनी बात ये है, कुछ साल पहले किपलिंग खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले चुके थे। H.G. वेल्स, साइंस फिक्शन के लेजेंड, 1894 में इन्होंने इंटरव्यू को ऑर्डील बोला, मतलब एक स्ट्रगल, एक टॉर्चर जैसा एक्सपीरियंस। लेकिन अजीब बात ये है, ये खुद बार बार इंटरव्यू देते रहे और 40 साल बाद तो खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। सॉल बेलो, नोबेल विनिंग नॉवेलिस्ट, जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया है, लेकिन बोले इंटरव्यू देना ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे गले पर उंगलियों के निशान छोड़ गया हो। इतने सारे रिएक्शंस के बाद भी एक बात सबको माननी पड़ेगी, इंटरव्यू एक पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। कितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज हो, उनके विविड इम्प्रेशंस और उनके रियल थॉट्स सब इंटरव्यू के जरिए ही दुनिया तक पहुंचते हैं। जैसे डेनिस ब्रियन ने लिखा, आजकल हम अपने कॉन्टेम्परेरीज के बारे में सबसे ज्यादा रियल इमेज इंटरव्यूज के थ्रू ही पाते हैं। मतलब हर बड़ी न्यूज, गॉसिप, ओपिनियन या स्टोरी एक आदमी दूसरे से क्वेश्चंस पूछ के लाता है, और इसी वजह से इंटरव्यूअर के पास एक नई पावर आ गई है, अनप्रेसिडेंटेड पावर। एक माइक के थ्रू वो किसी भी इंसान का सच दुनिया तक ला सकता है। अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आओ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अगर तुम पार्ट 2 को अच्छे से समझना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आवाज के साथ स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट पर भी फोकस करना होगा। अम्बर्टो इको, जो एक इटालियन राइटर, फिलोसोफर और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के प्रोफेसर थे, वहाँ वो सेमियोटिक्स पढ़ाते थे, यानी साइन और सिंबल्स की स्टडी। वो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मेडिवल एस्थेटिक्स के भी एक्सपर्ट थे। लेकिन इको का करियर
सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने फिक्शन, एसेस, चिल्ड्रंस बुक और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। 1980 में उन्होंने दुनिया हिला दी अपनी नॉवल द नेम ऑफ द रोज से। ये एक डिटेक्टिव स्टोरी थी जिसकी टोटल 10 मिलियन कॉपीज बिकी और इको बन गए इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार। अब हम उस इंटरव्यू पे आते हैं जो द हिंदू में छपा था, जिसमें इंटरव्यूअर मुकुंद ने इको से बात की थी। डेविड लॉच कहते हैं, समझ नहीं आता इको इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हैं। लगता ऐसा है, पर मैं हमेशा एक ही काम करता हूँ। कौन सा काम? मेरे फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, चाहे एकेडमिक वर्क हो या नॉवेल्स, सब एक ही रूट से निकले हैं। इवन मेरी चिल्ड्रंस बुक भी नॉन वायलेंस और पीस पे बेस्ड है। बेसिकली सब एक ही एथिकल बंच का पार्ट है। फिर इको एक जबरदस्त एग्जांपल देते हैं। जानते हो, अगर यूनिवर्स से एम्प्टी स्पेसेस हटा दिए जाए तो पूरा यूनिवर्स मुट्ठी जितना रह जाएगा। वैसे ही लाइफ में भी इंटरस्टाइसिस होते हैं। जैसे लिफ्ट का वेट करते वक्त भी मैं नॉवल लिखता रहता हूँ। आपका राइटिंग स्टाइल एकेडमिक होते हुए भी प्लेफुल और पर्सनल है, ड्राई नहीं लगता। क्या ये इंटेंशनल है? जब मैंने पहली डॉक्टोरल डिसर्टेशन दी, एक प्रोफेसर ने कहा, तुमने सब्जेक्ट समझाया नहीं, पूरी रिसर्च स्टोरी बना दी। तब मैं समझ गया, स्कॉलरली बुक्स भी स्टोरी की तरह लिखनी चाहिए। इसीलिए मेरे एसेज में नरेटिव फील होती है और शायद इसीलिए मैंने नॉवेल्स लिखना लेट स्टार्ट किया, अराउंड 50 की एज में। फिर इको हंसते हुए बताते हैं, उनके दोस्त रोलांड जो एक फेमस एसेइस्ट है लेकिन नॉवेलिस्ट बनना चाहते थे पर कभी लिख नहीं पाए। इको बोलते हैं, मैं लकी था, एक्सीडेंटली नॉवेलिस्ट बन गया। द नेम ऑफ द रोज के बाद लोग आपको नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं। क्या ये आपको बॉदर करता है? थोड़ा बहुत। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो संडेज को नॉवेल्स लिखता है। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ, लिटरेरी क्लब्स नहीं। मैं खुद को स्कॉलर मानता हूँ, नॉवेलिस्ट सिर्फ साइड में। लेकिन हाँ, नॉवेल से ज्यादा ऑडियंस मिलती है। सेमियोटिक्स के रीडर्स तो 1 मिलियन भी नहीं होंगे। द नेम ऑफ द रोज इतनी सीरियस नॉवल, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री के साथ, फिर भी इतनी ऑडियंस को कैसे पसंद आई? हैरानी होती है ना? मुझे तो नहीं होती, पर पब्लिशर को होती है। उन्हें लगता है कि लोग सिर्फ इजी या लाइट रीडिंग पसंद करते हैं। पर देखो, 6 बिलियन लोगों में से अगर 10-15 मिलियन ने पढ़ी तो ये परसेंटेज छोटा ही है। सब रीडर सिंपल चीज नहीं चाहते। फिर हंसते हुए बोलते हैं, मैं भी डिनर के बाद टीवी देखता हूँ, मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम, काफी मजा आता है। पर पूरा दिन टीवी नहीं, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। आपके हिसाब से सक्सेस का रीजन मेडिवल थीम थी? शायद। मेरी पब्लिशर ने कहा था बुक अच्छी है पर 3000 कॉपीज से ज्यादा नहीं बिकेगी। लोग लैटिन और कैथेड्रल नहीं जानते। मुझे एडवांस भी 3000 का ही दिया, पर एंड में सिर्फ अमेरिका में ही 2-3 मिलियन कॉपीज बिक गई। इको कंक्लूड करते हैं, सक्सेस एक मिस्ट्री है। अगर ये बुक मैंने 10 साल पहले या बाद में लिखी होती तो रिजल्ट शायद अलग होता। टाइमिंग ही सब कुछ है, थोड़ा लक, थोड़ा मैजिक। आओ चैप्टर की थीम को समझते हैं। ये कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन इसमें लोगों के ओपिनियन और एक डिटेल्ड इंटरव्यू था। तुम ही बताओ, इंटरव्यू सच का दरवाजा है या प्राइवेसी का दुश्मन? भाई मेरे हिसाब से तो ये कम्युनिकेशन का बादशाह है। आओ मिलते हैं मुकुंद से, द हिंदू का स्मार्ट रिपोर्टर, सीधे सवाल करके इको का राज खोलता है, उन्हें बिना ऑफेंड किए। आओ मिलते हैं अम्बर्टो इको से, इटालियन प्रोफेसर जो संडे को नॉवल लिखते हैं। द नेम ऑफ द रोज से फेमस हुए। लिफ्ट में वेट करने से अच्छा कुछ लिख लेने वाला आइडिया तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। दोस्तों, ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।